वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो जैसे कि हम क्लास 9th की जो हमारी सिविक्स है, राजनीति विज्ञान है, उसका चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे जिसका नाम है संविधान निर्माण। तो इसमें हमारा ये पार्ट नंबर 2 है और अगर आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है अभी तक तो वो आप सभी देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कीजिए, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर अभी तक हम देख चुके हैं कि किस तरीके से जो दक्षिण अफ्रीका है उसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा भारत का संविधान है उसका निर्माण किस तरीके से हुआ है। तो वो सब कुछ देखना है तो आप जो ये चैप्टर 2 है उसका पार्ट नंबर 1 देखेंगे। अब ये चैप्टर 2 का पार्ट नंबर 2 है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि दक्षिण अफ्रीका का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, किस तरीके से क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं, क्योंकि आपको आंसर क्या पॉइंट्स में देना है और चीज़ें भी पॉइंट्स में याद रहेंगी आपको किस तरीके से लगातार, यानी कि कहाँ से शुरुआत हुई है दक्षिण अफ्रीका में जो स्वतंत्रता संग्राम है और कैसे उसका अंत हुआ, स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसमें हम देखेंगे कि जो दक्षिण अफ्रीका है, सबसे पहली बात दक्षिण अफ्रीका में क्या चीज़ थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। इसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में कौन आया था, यूरोप से कंपनी आई थी और यूरोप की जो कंपनी थी उसने दक्षिण अफ्रीका को अपने अंडर में कर लिया था, अपने कंट्रोल में कर लिया था और गुलाम बना लिया था। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका में जो है रंग भेद की जो नीति है वो अपना ली गई थी, यानी कि जो यूरोप से जो गोरे लोग आए थे वो दक्षिण अफ्रीका में आकर के बस गए थे और वहाँ पर रहने लग गए थे। बहुत बड़ी संख्या में आए थे यूरोप से जो गोरे लोग थे और फिर वो क्या करने लग गए, अपने आप को, जो गोरे लोग हैं यानी कि यूरोप से आए हुए जो गोरे लोग हैं अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे कि वो ही सबसे बड़े हैं, वही सब कुछ है। ठीक है, और जो दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि वहाँ के दक्षिण अफ्रीका के जो स्थानीय लोग हैं जो लंबे समय से वहाँ पर रहते हुए आ रहे थे वो काले थे, काले चमड़ी वाले थे। ठीक है, यानी कि उनका जो रंग था वो कैसा था, ब्लैक था। तो इसलिए उन्हें जो है एक तरीके से ख़राब माना जाता था और गोरे लोगों का मानना था कि जहाँ पर गोरे लोग जाएंगे वहाँ पर काले लोग नहीं आएंगे। और गोरे लोगों की और काले लोगों की बस्तियाँ अलग अलग हो गई थी, रहने के इलाके अलग अलग हो गए थे। ठीक है, बहुत सारी पाबंदियाँ लगा दी गई थी काले लोगों पर। तो ये सारी चीज़ें हुई थी, इसे रंग भेद कहा जाता है, यानी कि रंग को लेकर, कलर को लेकर भेदभाव किया जाता था। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो दक्षिण अफ्रीका है उसमें एक स्वतंत्रता संग्राम चला था और उसमें नेल्सन जो मंडेला है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, उन्होंने जो बुक लिखी थी वो बुक का नाम आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैंने चैप्टर 2 का पार्ट नंबर 1 है उसमें मैंने आपको सब कुछ बताया था। तो देखते हैं कि आपको कितना याद है। आप देखिए किस तरीके से जो दक्षिण अफ्रीका है उसमें जो ये स्वतंत्रता संग्राम है वो हुआ था। सबसे पहला देखिए, जो स्थानीय काले लोगों पर यूरोपीय अल्पसंख्यक गोरे जो लोग हैं उनकी सरकार द्वारा अत्याचार। जैसे कि मैंने कहा, जो स्थानीय काले लोग यानी कि लंबे समय से दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे, दक्षिण अफ्रीका में जो काले लोग थे यानी कि दक्षिण अफ्रीका के खुद के देश के जो लोग थे वो काले थे। और आपको ये पता होगा जो लोग जहाँ पर रह रहे हैं वो तो ज़्यादा ही होंगे ना, और यूरोप की कंपनी से आए हुए यानी कि यूरोप से आए हुए कुछ गोरे लोग थे, तो गोरे लोग अल्पसंख्यक थे। ठीक है, वैसे तो वो बहुत बड़ी मात्रा में आए थे, पर अगर हम कंपैरिजन करें, तुलना करें दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले लोगों से, उनकी जो टोटल संख्या है उसकी, तो जो यूरोप से आए हुए लोग थे वो थोड़े कम रहते थे। ठीक है, वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में, पर फिर भी जो वो क्या थे, वो कलर वाइज गोरे थे और वो क्या करते थे, क्योंकि उन्होंने जो है दक्षिण अफ्रीका को गुलाम बना लिया था और वो उनके साथ यानी काले लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। तो इस तरीके से कैसे एक जो कंपनी है यूरोप की वो केवल एक व्यापार करने के लिए आई थी, धीरे धीरे उसने किस तरीके से जो है दक्षिण अफ्रीका के जो ये लोग थे उन्हें अपना गुलाम बनाया, अत्याचार शुरू कर दिया, रंग भेद शुरू कर दिया, बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई कि यहाँ पर नहीं जा सकते काले लोग। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई। ठीक, तो ये सारी चीज़ें चलनी स्टार्ट होगी दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है बहुत बार कि जब भी किसी के साथ अन्याय होता है, ठीक है, तो जस्टिस पाने के लिए, न्याय पाने के लिए हम सभी क्या करते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं। एक लिमिट होती है, जब लिमिट क्रॉस हो जाती है उसके बाद हम अपनी आवाज़ उठाते हैं। वही चीज़ यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में होती है और यहाँ पर जो इस आवाज़ को सपोर्ट करने वाले जो नेता हैं वो कौन है, नेल्सन मंडेला हैं। ठीक है, इनका नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, नेल्सन मंडेला। इन्होंने क्या किया, रंगभेद से चलने वाली जो शासन व्यवस्था है उसका जो कड़ा विरोध है इन्होंने किया, जो नेल्सन मंडेला है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इसको लेकर बहुत सारे जो एक तरीके से आंदोलन वगैरह भी करते हैं और सपोर्ट करते हैं।
तो ये क्या करते हैं, इनका कहना है कि जो काले लोग हैं और गोरे लोग हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इंसान तो इंसान ही है इस तरीके से। तो ये सपोर्ट करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से, अब यहाँ पर जैसे कि आपने भारत का एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने पहले भी कहा है दक्षिण अफ्रीका का जब हम पढ़ेंगे तो भारत का एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे, थोड़ी थोड़ी सेम सिचुएशन है इन दोनों के बीच में। तो भारत में क्या हुआ था, भारत में जो भारत के रहने वाले कुछ अधिकारी थे, ठीक है, कुछ पढ़े हुए जो लोग थे, पढ़ लिख गए थे, तो वो क्या कर रहे थे, वो इंग्लैंड से आई हुई जो ब्रिटिश सरकार थी उसका सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, आपने देखा होगा। और क्यों कर रहे थे, क्योंकि उन्हें क्या है, कहीं ना कहीं लाभ हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि हम सपोर्ट करेंगे तो हमें हमारा क्या है, एक तरीके से हमारा कहीं ना कहीं हमें जॉब में फ़ायदा होगा, हमें नौकरी मिलेगी इस तरीके से। तो वो सपोर्ट कर रहे थे, कुछ ना कुछ उन्हें उनका जो लाभ है वो छिपा हुआ था, प्रॉफिट छिपा हुआ था। इसी तरीके से जो दक्षिण अफ्रीका है उसमें क्या है, जो नेशनल कांग्रेस जो है, नेशनल कांग्रेस के झंडे तले जो गोरों के विरुद्ध जो मजदूर यूनियन है, यहाँ पे मजदूर आएगा ये, ठीक है, मजदूर यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी शामिल थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो दक्षिण अफ्रीका के जो नेशनल कांग्रेस के झंडे के नीचे जो गोरे लोगों को लेकर जो विरोध कर रहे थे, उसमें जो मजदूर यूनियन थी, यानी कि जो मजदूरों का जो संघ था, और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो भी इसका विरोध कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से हमें दिखाई देता है कि इस तरीके से सभी लोग एकजुट हो गए थे गोरों को भगाने के लिए, यूरोप के लोगों को भगाने के लिए। और जब जो है एकता होती है तो हर चीज़ कायम हो सकती है। जैसे कि अगर हम देखिए अपने भारत में 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जो लड़ाई हुई थी, वो क्यों कामयाब नहीं हुई थी, क्योंकि हमारे देश में एकता नहीं थी, ठीक है। उस टाइम पर हम सभी एक होकर काम नहीं कर रहे थे, हम सभी अलग अलग कर रहे थे। हमारे भारत में ही जो डाइवर्सिटी थी उस टाइम पर, कुछ जो लोग थे भारत के, वो जो है अंग्रेज़ों का पक्ष ले रहे थे एक तरीके से, वो उनके साथ थे, ठीक है। तो इस वजह से वो हम देखते हैं कि हमारा जो ये कामयाब नहीं हुआ। और इसके बाद 1947 में हमें आज़ादी मिली, क्यों, क्योंकि हमने एकता कायम की सबसे पहले, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था। अब देखिए यहाँ पर मैं सब कुछ क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम रिलेट करते हुए चलेंगे किसी भी चीज़ को तो हमें बहुत अच्छे से चीज़ें कवर होने वाली है। अब आगे देखिए तो 1950 से जो संघर्ष है वो जारी रहा, किसका, दक्षिण अफ्रीका में जो गोरे लोग हैं उनका विरोध करने का, ठीक है। और कब जाकर उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, किन्हें, दक्षिण अफ्रीका को 1994 में जो है इन्हें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। 1994 में 26 अप्रैल 1994 में जो स्वतंत्रता है वो प्राप्त हुई थी। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद क्या है, 1994 में जो चुनाव जो है उसकी घोषणा की गई और उसमें जो नेल्सन मंडेला है वो राष्ट्रपति बन गए। तो इस तरीके से दक्षिण अफ्रीका में एक लोकतांत्रिक देश जो है वो स्थापित हुआ, लोकतंत्र स्थापित हुआ। और उन्होंने किस तरीके से जो स्वतंत्रता संग्राम है वो उन दक्षिण अफ्रीका में हुआ, उसकी पूरी स्टोरी हमने यहाँ पर कवर कर ली है। अब चलिए अब हम देखेंगे भारतीय संविधान जो है, क्योंकि हमारे भारत में संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे अपनाया गया है। और मैंने पहले बताया संविधान क्या है, एक लिखित दस्तावेज है जिसमें बहुत सारे कानून, अधिकार वगैरह लिखे गए हैं और जिसे हर कोई मानता है। और संविधान सबसे ऊपर होता है, उससे ऊपर कोई नहीं है, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, ऊंच हो, नीच हो, चाहे कोई गोरा हो, काला हो, चाहे कोई पुरुष हो, चाहे महिला हो, सबसे ऊपर कौन है, संविधान है। संविधान में जो चीज़ लिखी गई है वही सबसे ऊपर है, ठीक है। और सबके साथ न्याय होगा, ये सारी चीज़ें। तो भारत में संविधान को अपनाया गया है और हमने देखा किस तरीके से संविधान का निर्माण हुआ है, कितना लंबा समय लगा है, ठीक है। कब जाकर स्थापित हुआ, 26 जनवरी को 1950 में, ठीक है। तो ये देख लिया हमने। अब इसकी विशेषताएं, कुछ विशेषता होगी भारत के संविधान की, हम खुद का जो हमारा संविधान है उसकी विशेषता हमें पता तो होनी चाहिए। तो सबसे पहले विशेषता है कि संघीय सरकार, भारत में संघीय सरकार। अब आप कहेंगे संघीय सरकार का मतलब क्या होता है, तो देखिए संघ का मतलब वैसे तो केंद्र होता है, हम केंद्र सरकार जो होती है हमारी उसे हम संघीय सरकार भी कह देते हैं। पर संघीय सरकार क्या होती है, मेनली ये एक सिस्टम है, ये एक प्रणाली है जिसमें क्या है, जो भी देश संघीय सरकार को अपनाता है उस देश में क्या होता है, जो शासन का जो स्तर होता है, ठीक है, जो स्टेज वाइज जो शासन है वो बटा होता है, ठीक है। जो स्तर होता है वो मतलब कि जो शासन होता है वो क्या है, किसी एक के पास नहीं होता है, इसमें जो पावर होती है वो डिवाइड होती है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं अपने खुद के भारत से, क्योंकि भारत के संविधान की विशेषता देख रहे हैं हम। तो देखिए भारत में केंद्र सरकार है, ठीक, फिर इसके बाद हमारी क्या है, राज्य सरकार आती है। और राज्य सरकार में भी आप देखते हैं जो स्थानीय जो
हमारे स्थानीय जो निकाय हैं वो आते हैं। स्थानीय निकाय कौन होगी? जैसे पंचायती राज व्यवस्था। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको पता होगा, और अगर आप गांव में नहीं रहते हैं, ना कभी गए हैं, तो आप अपने पेरेंट्स से पूछिए कि जो गांव होती है उसमें पंचायत होती है, तो वो कहेंगे हाँ पंचायत होती है। पंचायत में या फिर आपने फ़ोटोज़ वगैरह में भी कहीं पे देखा होगा, वीडियोज़ वगैरह में देखा होगा कि पेड़ के नीचे जो है मुखिया वगैरह बैठे रहते हैं और पंचायत वहाँ पर क्या करती है, फैसला करती है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारी जो सरकार है उसके पास जो है पूरे देश की पावर नहीं है, सरकार जो है बटी हुई है, यानी कि पावर जो है बटी हुई है। इसका मतलब कोई भी सरकार हमारे ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं कर सकती है। अगर केंद्र अपने जो क्षेत्र है उससे आगे बढ़ेगी तो कौन रोकेगा? राज्य सरकार रोक देगी, और राज्य सरकार आगे बढ़ेगी तो कौन रोकेगा? केंद्र सरकार रोक देगी। इसी को संघीय सरकार कहा गया है। ठीक है, तो यानी कि संघीय सरकार में क्या है, किसी एक के पास क्या सारी पावर नहीं होती, वो बटी हुई होती है। संसदात्मक सरकार, संसदात्मक सरकार का मतलब भी एक तरीके से कुछ ऐसा ही होता है कि सदनों में बटी हुई है। संसदात्मक जो सरकार है हमारी, वो किसी एक के पास पावर नहीं है। ठीक है, इसमें केंद्र और राज्य सरकार है हमारी। ठीक है, तो इसमें हमने देखा यानी कि उच्च सदन और निम्न सदन दोनों होते हैं हमारे। तो ये हो गया, तो ये दो विशेषताएं होगी। इसके बाद हम अपनी और विशेषताएं देखते। देखिए थर्ड वाली, इसमें दे रखा है प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक राज्य। हमारा जो देश है वो प्रभुत्व संपन्न है। ठीक है, इसके साथ साथ लोकतांत्रिक राज्य, यानी कि हमारे देश में लोकतंत्र को अपनाया गया है। एक प्रक्रिया है लोकतंत्र की, उसे अपनाया गया है, और उसी के थ्रू हमारे जो है जैसे चुनाव होते हैं, और चुनाव में भी क्या है, जो सबसे आगे रहेगा, यानी कि चुनाव में जो सबसे ज़्यादा वोट हासिल करेगा, जो भी नेता, जो भी पार्टी, वो पार्टी जीत जाएगी। जैसे कि बीजेपी अभी है भारत में जो है केंद्र सरकार में है, तो बीजेपी ने क्या है, बीजेपी ने वोट ज़्यादा हासिल की थी, तो इसलिए है। तो लोकतांत्रिक है ये हमारा जो देश है, उसमें संविधान की सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और उसके थ्रू हम अपनी सरकार का चुनाव करते हैं, और इसी के थ्रू हमारी जो शासन व्यवस्था है वो चलती है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, यानी कि हमारा जो देश है उसके संविधान में साफ साफ ये चीज़ है कि हमारे देश में जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका सबसे बड़ी होती है। हमारे देश में संविधान जो है उसकी व्याख्या भी न्यायपालिका करती है। अब व्याख्या करने का मतलब क्या है यहाँ पर, देखिए एक्सप्लेनेशन करना। न्यायपालिका यानी कि जो हमारे जज होते हैं, जो बड़े बड़े जज होते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी संविधान में लिखा हुआ है उसे एक्सप्लेन कौन करेगा, कौन बताएगा कि संविधान में ये चीज़ लिखी हुई है और ये चीज़ नहीं लिखी हुई है। ये काम होता है जज का, न्यायपालिका का। ठीक है, जैसे कि अगर कोई कानून बनाती है सरकार, यानी कि विधायिका कार्यपालिका वगैरह मिलकर कानून बनाते हैं, और जो कार्यपालिका वगैरह मिलकर क्या करते हैं, पास करते हैं उस कानून को, तो विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका उसको पास करेगी। पर अगर वो कानून, कौन ये जज करेगा कि वो कानून सही है या नहीं है? या फिर अगर मान लो सरकार ने, एग्जाम्पल ले रही हूँ, सरकार ने बैन कर दिया कि लड़कियाँ जो है जीन्स नहीं पहन सकती हैं। ठीक है, लड़कियाँ जीन्स नहीं पहन सकती हैं, उन्हें जो है सूट वगैरह पहनना पड़ेगा। तो ये जो है, ये तो बुक्स वगैरह में भी एग्जाम्पल लिए जाते हैं। ठीक है, मैं अपनी तरफ से नहीं ले रही हूँ, ये एग्जाम्पल लिए भी जाते हैं। ठीक है, तो देखिए लड़कियों को जीन्स पहनना अलाउड नहीं कर रही है सरकार, ऐसा कानून बना दिया। अब ये सही है या नहीं है, इसको कौन जज करेगा? इसको जो है न्यायपालिका ही जज करेगी कि ये सही है नहीं। न्यायपालिका बताएगी कि हमारे संविधान में जो पुरुष और महिलाएं हैं उन्हें समानता का अधिकार है, और इस समानता के अधिकार को क्या है, ये जो रूल बना है, अभी कानून बना है, वो क्या कर रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है, उसे तोड़ रहा है। तो इसलिए समानता का अधिकार, इक्वालिटी, तो जो इक्वालिटी का जो अधिकार, राइट टू इक्वालिटी का जो हमारा जो राइट है, उसे बचाने के लिए हमें इस कानून को क्या करना पड़ेगा, बैन करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो यानी कि न्यायपालिका ही वर्णन करती है। ठीक है, सिंपल सी बात मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बता दिया। अब देखिए जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र भी है और निष्पक्ष भी है। अब स्वतंत्र किस तरीके से है, यानी कि न्यायपालिका हमारी जो जज वगैरह होते हैं, जो भी फैसले लेते हैं उस पर कोई भी पाबंदी नहीं होती है, कोई भी जो है पावर उसे नहीं रोक सकती है, कोई भी जो एक तरीके से डर वगैरह नहीं होता उनके ऊपर। ठीक है, अगर एग्जांपल लेकर चलते हैं, मानिए देश का राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति ने कुछ ऐसा कर दिया जिसको लेकर उसे फांसी की सज़ा देनी चाहिए, तो न्यायपालिका बिना किसी डर के उसे फांसी की सज़ा देगी, क्योंकि संविधान में ऐसा कानून लिखा गया है, सब इक्वल हैं। ठीक है, तो इसलिए न्यायपालिका जो भी फैसला लेगी वो बिना किसी डर के लेगी, फ्रीडम से लेगी। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पर।
निष्पक्ष यानी कि किसी के पक्ष में नहीं। निष्पक्ष का मतलब ही क्या होता है, किसी के पक्ष में नहीं। इसका मतलब है न्यायपालिका किसी के फेवर में नहीं होगी, जो उसे ठीक लगेगा वो वैसा करेगी। ऐसा नहीं है अब मान लीजिए जो जज है और जज का जो मान लीजिए जज का जो भाई है उसने कुछ ऐसा कर दिया जो क्या है कानून के खिलाफ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर मान लीजिए जज के भाई, जो जज का जो भाई है, उस जज का जो कज़न है उसने क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। अब उसके लिए जो भी सज़ा लिखी गई है संविधान में उसे क्या है वो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि भाई है तो ये सोचेगा मेरा भाई है अब इसे मैं सीखे से सज़ा दे सकता हूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे रिश्ते नाते छोड़कर एक जो जज होता है उसे अपना काम करना पड़ता है, यानी कि उसे क्या है निष्पक्ष रहना पड़ता है। तो आई होप इतने एग्जाम्पल देके जो मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि देश में धर्म निरपेक्षता रहेगी। धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्ष दोनों एक ही, आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब है किसी भी धर्म को जो है सरकार नहीं मानेगी। जैसे कि अगर एग्जाम्पल ले हम, पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो मुस्लिम धर्म है उसे अपनाया गया, सरकार मुस्लिम धर्म को क्या करती है, सपोर्ट करती है। बट भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में आप बुद्ध धर्म अपनाना चाहो तो अपना लो, जैन धर्म अपनाना चाहो तो उसे भी अपना लो, और अगर आप जो है सूफी धर्म या फिर और भी जितने भी धर्म हैं, हिंदू धर्म, किसी भी धर्म को अपना सकते हो, या फिर आप किसी भी धर्म को ना अपनाना चाहो तो मत अपनाओ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। यानी कि सरकार किसी धर्म को सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देखते हैं अपने स्कूल में सभी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि इस धर्म के ही बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे, नहीं, हर किसी के लिए स्कूल के दरवाजे खुले हुए हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब देखिए मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार दोनों एक ही बात है, ठीक है। मौलिक या फिर मूल अधिकार, जो मूल अधिकार या फिर जो मौलिक अधिकार है वो दोनों एक ही बात होती है। तो अब ये क्या है, ये होते हैं हमारे कुछ ऐसे राइट्स, हमारे कुछ ऐसे राइट्स हैं, ये हमारे लिए, जनता के लिए कुछ ऐसे राइट्स हैं जो हमें क्या जन्म के साथ मिल जाते हैं, और ये क्या है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, आवश्यक होते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हमारा जीना जो है मुश्किल हो जाएगा, या फिर ये कहे कि हम अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं पाएंगे। किस तरीके से, 6 मौलिक अधिकार होते हैं, जिसमें पढ़ने का अधिकार भी आता है आपको, राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन भी होता है उसमें आपका। समानता का अधिकार, अब मानो समानता का अधिकार ना हो तो क्या होगा, बिल्कुल सब कुछ बिगड़ जाएगा, पूरे सिस्टम बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप कुछ गलती करते हैं तो मानो आपको बहुत कठोर सज़ा दे दी गई है, पनिशमेंट बहुत जो स्ट्रॉन्ग वाली दे दी आपको। और अगर मानो आपके भाई है तो उसको जो उसने वही गलती करी और उसे जो है बहुत बहुत मुश्किल से कोई पनिशमेंट दिया फिर ना भी दी, तो क्या आपको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो यही चीज़ है, समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, ये सारे अधिकार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप आगे जाकर एसएसटी लेंगे तो आप ये सारे अधिकार पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो आगे है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व एक ही बात है। ये क्या होता है, जो राज्य सरकार होती है अगर वो चाहे तो अपना ले, यानी कि संविधान में कुछ ऐसे अधिकार लिखे गए हैं, ऐसे सिद्धांत लिखे गए, अधिकार नहीं कहेंगे, ऐसे सिद्धांत लिखे गए हैं, अगर राज्य सरकार चाहे तो अपनाए, ना चाहे तो मत अपनाओ। इसका मतलब है जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि बच्चों आपको पढ़ाई करनी चाहिए, अब यहाँ पे मैंने आपको कहा, ये मैंने आपको एक सजेशन दिया, अब आप इसको अपनाना चाहोगे तो अपनाओगे, अगर ना अपनाना चाहोगे तो इग्नोर कर दोगे, नहीं अपनाओगे। अगर आपको आवश्यकता नहीं लगती होगी पढ़ने की तो नहीं पढ़ोगे, ठीक है। कंपलसरी तो नहीं है ना, बट मौलिक अधिकार हमारे कंपलसरी होते हैं, इन्हें अपनाना ही अपनाना होता है सरकार को, ठीक है। इनको ध्यान रखना होता है, लागू करना होता है। बट नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं राज्य के, इन्हें सरकार को क्या है कोई ज़बरदस्ती नहीं होती। अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो सरकार अपनाएगी, अगर नहीं होगा तो नहीं अपनाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल सी मैंने हर चीज़ की आपको बता दिया। अब आगे चलिए, आगे देखिए संविधान की हमें आवश्यकता क्यों होती है, महत्व क्या है, कार्य क्या है एक संविधान का। एक संविधान का एक देश में क्या काम होता है, क्या महत्व होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्या आवश्यकता होती है। देखिए सबसे पहली, लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण और उसके कार्य तय करना। अब जैसे हमने कह दिया कि लोकतंत्र, हमने देखा लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र कितना अलग अलग होता है, तो क्या चीज़ हमने बेस्ट देखी, लोकतांत्रिक सरकार बेस्ट देखी। अब लोकतंत्र कायम करना है किसी देश में तो संविधान का होना इम्पॉर्टेंट है। क्यों,
गाइड कौन करेगा सरकार को? सरकार बना के बिठा दी हमने, उसे गाइड कौन करेगा कि तुम जो काम कर रहे हो वो सही है या नहीं है, तुम जो कानून बना रहे हो वो सही है या नहीं है, ठीक है। ये कौन गाइड करेगा? उनके काम कौन गाइड करेगा कि राज्य सरकार का ये काम है और केंद्र सरकार का ये काम है, पंचायती जो राज व्यवस्था है उसमें सरकार जो बनेगी उसका ये काम है, कौन गाइड करेगा? ये संविधान हमारा जो है यही काम करता है, ठीक है। तो लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण यानी किस प्रोसीजर के थ्रू, किस प्रणाली के थ्रू जो है लोकतांत्रिक सरकार का क्या होता है, गठन होता है। यानी कि हमारे देश में हर किसी को वोट देने का अधिकार, हम वोट देकर आते हैं और सरकार बन जाती है, और इसको लेकर एक प्रक्रिया होती है। यानी कि हम जो हैं जो केंद्र सरकार है उसका हम चुनाव कर रहे हैं, तो किस तरीके से कर रहे हैं, एक प्रोसीजर है उसके थ्रू कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये जो भी लिखा गया है, जो प्रणाली लिखी गई है वो कहाँ पर लिखी गई? संविधान में लिखी गई, हम अपनी मन से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो काम है, केंद्र सरकार का ये काम है, राज्य सरकार का ये काम है, किसने डिसाइड किया है? संविधान में लिखा गया है। तो अगर संविधान नहीं होगा तो आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, कैसे होंगे? राज्य सरकार जो है क्या करेगी, केंद्र सरकार के काम में क्या करेगी, दखल दे सकती है, ठीक है। तो इसको लेकर लड़ाई हो सकती है। अगर मानो आपके पड़ोसी आपके घर में आकर कहते हैं कि भाई अपने बेटे को इस स्कूल में मत डलवाओ, इस दूसरे स्कूल में डलवा लो, ठीक है, तो लड़ाई होगी ना अगर आपके जो पड़ोसी ऐसा आकर कहेंगे। तो इसी तरीके से अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार के कामों में जाकर क्या करेगी, हस्तक्षेप करेगी बीच में जाकर, या फिर राज्य सरकार क्या करेगी, केंद्र सरकार के काम करने लग जाएगी, तो उनकी लड़ाई होगी ना। अब अगर किसी के काम डिवाइड कर दिए गए हैं तो क्या है, लड़ाई नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा, काम सही से होगा। तो यही चीज़ें जो है संविधान करता है। आगे देखो, अगला है सरकार के विभिन्न अंगों के कार्य क्षेत्र, यहाँ पर क्षेत्र आएगा, ठीक है, क्षेत्र तय करना। सरकार के जो अलग अलग अंग हैं, अब अलग अलग अंग कौन से हैं सरकार के? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये 3 अंग हैं हमारे देश में सरकार के, और इनके जो काम है वो क्या है, अलग अलग हैं, ठीक है। इनका जो एरिया है काम करने का यानी कि क्षेत्र जो है वो अलग अलग है। विधायिका कानून निर्माण करेगी, कार्यपालिका उसे लागू करवाएगी, न्यायपालिका देखेगी कि सही कानून है या नहीं है और लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगी। तो इस तरीके से काम डिवाइड किए गए। बट यहाँ पर क्या है, एक ऐसी चीज़ है जो इन तीनों को जोड़ती भी है, यानी कि ट्रायंगल बनता है हमारा। तो कार्यपालिका, यहाँ पर हमारी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई भी है, जो कंट्रोल करती है कि कभी कार्यपालिका अपना सही काम ना कर रही हो, ठीक है, न्यायपालिका ये देखती है ना, इस तरीके से। तो ये है हमारा जो अंग है, उनके भी जो काम वगैरह वो कौन डिसाइड करेगा, संविधान डिसाइड करेगा। उसमें सारे जो क्षेत्र हैं, जो इस एरिया में जो कार्यपालिका ही काम करेगी, इस एरिया में न्यायपालिका ही काम करेगी, ये कौन डिसाइड कर रहा है? संविधान ही डिसाइड कर रहा है। आगे देखिए, सरकार को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग से रोकना, यानी कि जो सरकार जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लग जाए तो उसे कौन रोकेगा? अगर मानो आपने अभी देखते हैं, हम सब ने बीजेपी सरकार को चुन लिया, अगर बीजेपी सरकार सही से काम ना करे तो उन्हें कौन रोकेगा? अब आप कहेंगे वो तो गवर्नमेंट बन चुकी है, उसे कौन रोकेगा? उस पर भी पाबंदियां हैं, उस पर भी रोक हैं। अगर वो गलत करती हैं तो उस पर भी रोक है, और हम उस सरकार को हटा भी सकते हैं, क्योंकि उस सरकार को किसने चुना है? हमने ही चुना है। और ये आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है सिविक्स में? क्योंकि आप भी एक नागरिक हैं जो क्या कर सकते हैं, आप भी एक नागरिक हैं जो आगे जाकर वोट देंगे, डिसाइड करेंगे कि कौन सी सरकार आनी चाहिए, कौन सी नहीं आनी चाहिए। और अगर सरकार गलत काम करती है तो आपको पता होना चाहिए कि आप सरकार को हटा भी सकते हैं। तो इसलिए आप सबको ये सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो सरकार अपने जो शक्तियां हैं उसका दुरुपयोग करती है, गलत उपयोग करती है, तो उस पर रोक होती है, ठीक है। तो ये सब कुछ कहाँ पर लिखा हुआ है? संविधान में लिखा हुआ है। और अगर सरकार गलत करेगी तो हम उसे हटा सकते हैं, ठीक। अपनी जो पसंद है हम वापस ले सकते हैं कि हमें आपको पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम उसे हटा सकते हैं। प्रक्रिया के थ्रू ऐसा होता है। अब आगे देखिए, तो इस डर से सरकार अपना सही से काम करती है। अब आगे देखिए, नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करना। अगर जैसे मैंने कहा मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मौलिक अधिकार को इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम सही से काम नहीं करेंगे, ठीक है, जो सरकार है वो सही से काम नहीं करेगी, मौलिक अधिकार वगैरह छीन लेगी हमारे, तो क्या सही होगा? नहीं होगा ना, हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इन सब पर जो है, यानी कि हमारे अधिकारों को सुरक्षित कौन करता है, एक तरीके से सिक्योरिटी कौन करता है उसकी, एक तरीके से अगर हम देखें
तो जैसे आप सभी बच्चे हैं तो आप सभी की सुरक्षा कौन कर रहे हैं? आपके पेरेंट्स कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो अधिकार है उसकी सुरक्षा कौन करता है? उसकी जो सुरक्षा है वो संविधान करता है। ठीक, अब आगे देखिए, अच्छे समाज का गठन, यानी कि हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? हम लोकतंत्र को क्यों अपना रहे हैं? हम संविधान को क्यों अपना रहे हैं? ठीक है, हम अधिकारों की सुरक्षा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि समाज जो है, हमारी सोसाइटी जो है, वो सही से उसका गठन हो सके, अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है, लोग जो हैं भाईचारे की भावना के साथ, एक दूसरे के साथ बंधुत्व की भावना के साथ जी सके। तो ये इसके पीछे एक रीज़न है। तो इसलिए जो है संविधान जो है हमें ये सारी चीज़ें, लोकतंत्र की व्यवस्था बता रहा है, सरकार पर जो कंट्रोल कर रहा है एक तरीके से, हर किसी का क्षेत्र बता रहा है काम करने का। ठीक, जो अंग हैं जो सरकार में, उनका क्षेत्र बता रहा है कि ये यहाँ तक काम कर सकते हैं। तो ये कौन बता रहा है? ये संविधान बता रहा है। क्यों बता रहा है? क्योंकि उसे एक समाज की स्थापना करनी है, बहुत अच्छे समाज की स्थापना करनी है, और इसके थ्रू हमारे समाज की स्थापना होती है। तो यहाँ पर हमने ये भी कवर कर लिया, और इसी के साथ जो आपका चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कहने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए, आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के पास, और आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में एक छोटी सी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।